नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ओहो, क्या बात है, आज तो बड़े सोनू निगम बन रहे हो। यस, क्योंकि ये एक हिंट थी। मतलब ये कि मैंने जो ये गाने की लाइन गाई है उसमें हमारा आज का टॉपिक भी है, बट यू हैव टू गेस। नीले गगन के तले, यू मीन ब्लू? यस, मगर तुम्हें पता है कि ये नीला रंग बनता कैसे है? नहीं यार। ब्लू कलर नील से बनता है। नील से? हाँ, पूरे वर्ल्ड में बहुत से पेड़ पौधे हैं जिनसे नीला रंग निकलता है, पर इनमें ट्रॉपिक्स में पाए जाने वाला इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया का नील सर्वोच्च है। इन पेड़ों से नील निकालने के लिए आदिकाल से ही प्रयोग होते चले आ रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, उन सब में से सिंधु घाटी में प्रयोग हुए नील से बढ़िया और अच्छा नील किसी का नहीं था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम इंडियंस ने दुनिया को रंगीन किया। यू कैन से दैट। 4000 साल से भी पहले जब सिंधु घाटी में कॉटन से कपड़ा बनाने की तकनीक का आविष्कार हो रहा था, तभी उसे रंगने की कोशिश भी चल रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स को 1750 बीसी के मोहेंजोदाड़ो सभ्यता के ऐसे ही रंगे हुए कपड़ों के अवशेष मिले हैं। पॉसिबली नील कपड़े कलर करने का पहला डाई था। क्या बात है, हमारी हिस्ट्री तो बड़ी कलरफुल है। अरे हिस्ट्री तो अभी लिखी जानी बाकी थी, क्योंकि अब ये सारा प्रोसेस एक बहुत बड़े बिजनेस में बदल रहा था। इन कपड़ों का निर्यात दोनों थल और जल मार्गों से दूर दूर तक होता था, जैसे मेडिटेरेनियन, चीन और रूस तक। इसी के चलते कोरोमंडल कोस्ट पर व्यापक तौर पर कपड़ा बनाने और उसको रंगने के उद्योग की शुरुआत हुई। एक छोटा सा क्वेश्चन, इस सब में नील का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अरे मेरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की हीरोइन, ये कपड़े रंगीन थे और रंगने में और रंगों के साथ साथ नील का यूज भी तो होता था ना। उस समय तक मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में नील का उपयोग डाई करने के लिए नहीं होता था, क्योंकि तब तक रंगने के लिए आवश्यक तकनीक भारत से वहाँ नहीं पहुँची थी। मतलब हमारी मोनोपोली थी, अगर हम चाहते तो उनकी दुनिया सफेद रह जाती। नहीं, ऐसा नहीं था। वहाँ भी एक पेड़ होता था वोल, जिससे मिलने वाले पदार्थ से वो कपड़े नीले रंग में रंगते थे, पर हमारा नील उससे 30 गुना ज्यादा प्रभावशाली था। हाथी के दांत मुंह के बाहर होते हैं, फिर वो अपना खाना चबाते कैसे हैं? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मतलब हाथी के जो दांत दिखते हैं वो हाथी के किसी काम के नहीं है। हाथी के लिए कितने काम के हैं ये तो हाथी जाने, मगर इंसानों के लिए ये दांत बहुत कीमती होते हैं और इसे आइवरी कहते हैं। मैं तो कल ही अपनी मम्मी के लिए आइवरी का हेयर पिन लाया हूँ। ये बताओ कि वो कौन से जानवर से पाई गई आइवरी से बना हुआ है? आइवरी भी कई तरह के होते हैं। हाथी दांत या आइवरी यानी मैमल्स में पाए जाने वाले डेंटाइन, ये एक तरह का बोनी टिश्यू होता है और हाथियों के अलावा वेल्स, हिप्पो और कुछ और जानवरों में भी पाया जाता है। कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में एक वेजिटेबल नट है जो आइवरी जैसा है, इसलिए इसे वेजिटेबल आइवरी कहते हैं। आइवरी या हाथी दांत बहुत रेयर और कीमती हैं, क्योंकि इन पर कार्विंग्स या महीन कलाकारी करना बड़ा आसान है। ये दिखने में और टेक्सचर में भी अच्छे हैं। हाथी दांत टिकाऊ और मजबूत होते हैं। इनका रंग चमकदार होता है, इसलिए इनकी काफी डिमांड थी। लोग इनके लिए जानवरों का अंधाधुंध शिकार भी करने लगे, इसलिए अब कई कंट्रीज में इन पर बैन लग गया है। आइवरी पर कलाकारी करने का सिलसिला कितना पुराना है? चाइना में 5000 बीसी में हाथी दांत से बनी हुई चीजें इस्तेमाल होती थी। और बाकी दुनिया में? एंशिएंट इजिप्ट में आइवरी कार्विंग्स की हिस्ट्री 5500 साल पुरानी है। दुनिया के कई हिस्सों में आइवरी से बनी हुई चीजें अलग अलग दौर में फैशन में रहीं। रोम में 300 बीसी से 100 बीसी के बीच, ब्रिटेन में 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी के बीच आइवरी पर काफी नक्काशी हुई और रेनेसांस के दौरान ये हैंडीक्राफ्ट अपने चरम पर था। हाथी दांत पर बारीक नक्काशी करना बड़ा आसान था और डिजाइन भी निखर कर नजर आता था, इसलिए सबसे बड़े डिजाइनर्स के हाथ में हाथी दांत ही दिया जाता था। सबसे अच्छे डिजाइन पहले हाथी दांत पर बनते थे और फिर उन्हें लकड़ी पर कॉपी करके सस्ते दामों में बेचा जाता था। यानी नक्काशी में सबसे ज्यादा माहिर लोग हाथी दांत पर ही काम करते थे। हाँ, उत्तर और मध्य भारत में इन कारीगरों को हाथी दांत वाले का नाम दिया गया। ये बड़े सम्मान की बात थी। मिडीवल इंडिया में आइवरी कार्विंग एक आर्ट फॉर्म बन गया। सुनते हैं कि ताजमहल की जान खतरे में है। ठीक से नहीं पढ़ा तुमने, ताजमहल की नींव खतरे में है। नींव मतलब फाउंडेशन? हाँ, ताजमहल का पूरा स्ट्रक्चर एबनी लकड़ी के शहतीरों पर टिका हुआ है और ये तब तक मजबूत रहती है जब तक कि इन पर पानी गिरता रहता है। आज यमुना नदी का जल स्तर घट रहा है, जिसकी वजह से इन शहतीरों में क्रैक्स आ सकते हैं। वाओ, ताजमहल का पूरा वेट लकड़ी की शहतीरों पर टिका हुआ है, तब तो ये बड़ी मजबूत लकड़ी होगी। हाँ,
हम ये भी कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे महंगी लकड़ियों में से एक है। माना जाता है कि ताजमहल की नींव में एबनी इसलिए रखी गई जिससे ये यमुना नदी में आने वाली बाढ़ों से बचा रहे। उनकी सोच ये थी कि मान लो अगर कभी पूरा आगरा बाढ़ में डूब जाए तब भी ताजमहल का कुछ नहीं बिगड़ेगा और ये शहतीरें ताजमहल के लिए पानी के जहाज का काम करेंगी। और ताजमहल बहता हुआ इलाहाबाद पहुंच जाएगा। वाह! इलाहाबाद क्यों, कोलकाता भी पहुंच जाएगा, मगर डूबेगा नहीं क्योंकि एबनी की नींव उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ताजमहल में जो एबनी लगी हुई है उसे खास तौर से वेस्ट अफ्रीका से मंगवाया गया था। लोग सच कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने में खर्चा बहुत किया है। वैसे तो दुनिया में 100 से ज्यादा टाइप्स के एबनी ट्रीज पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा कीमती वेस्ट अफ्रीका, मॉरिशस, इंडिया और श्रीलंका में पाई जाने वाली एबनी है। इंडिया और श्रीलंका में जो एबनी पाई जाती है इसे बॉम्बे ब्लैकवुड और सिलोन ब्लैकवुड भी कहते हैं। ब्लैकवुड का सबसे प्रचलित नाम तो एबनी ही है। वैसे एबनी का ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से है जिसका मतलब होता है द फ्रूट ऑफ द गॉड्स। उर्दू में इसे आबनूस भी कहते हैं। एबनी को हिंदी में तेंदू भी तो कहते हैं ना? बोटानिकली तेंदू का पेड़ भी एबनी ट्रीज की कैटेगरी में ही आता है। ये पेड़ ब्लैकवुड से थोड़ा सा अलग होता है। ओरिजिनल एबनी को पुराने जमाने में युग पत्र भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता था कई युगों तक साथ निभाने वाली। वैसे इस एबनी का इस्तेमाल कहाँ होता है? एबनी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी डेंसिटी। पानी के जहाजों में इस लकड़ी का काफी इस्तेमाल किया जाता था। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।